आइए आज हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे देखते करते हैं। कल हमने जानने की कोशिश की थी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। आज थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कल का थोड़ा सा पुनरीक्षण कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि ये पूर्णांक है। ये तो मैं देखूं कि प्राकृत संख्याएं कहाँ होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और इन्हें n से दर्शाते हैं। और अगर मैं यहाँ 1, 2, 3 से व्यक्त करूं तो ये काफी कुछ इनकी जगह ऐसे होगी। और इसके बाद हमें मिला था पूर्ण। तो पूर्ण क्या होता है, उसमें यदि मैं यहाँ पर शून्य को लगा देता हूँ और 1, 2, 3 को अगर मैं शामिल करके पूरा करता हूँ तो ऐसी संख्याओं को हमने क्या कहा था, पूर्ण संख्याएं कहा था। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें हम होल नंबर भी बोलते हैं, जिसे हम W से प्रदर्शित भी करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पूर्ण संख्याओं के भीतर जो है प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं। और अगर हम थोड़ा सा और एक घेरा बढ़ाते हैं तो हमने आगे देखा था कि हमें कुछ और चीजें भी प्राप्त हुई थी जिन्हें हमने पूर्णांक कहा था। और पूर्णांक की क्या स्थिति है जरा इधर देख लीजिए। वो काफी कुछ हमने ऐसा देखा था कि एक यहाँ से शुरू 0, 1, 2 और इधर आगे बढ़ता चला जाता है। इधर भी 1 और 2 होता है, लेकिन ये ऋण के रूप में जाता है। और इसे हम इधर वाली संख्याओं को धनात्मक, इधर वाली संख्याओं को ऋणात्मक कहते हैं। और ये प्राकृत और पूर्ण संख्या ये मिलके के देखें इस बड़े घेरे के अंदर आ गई हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं पूर्णांक। यानी कि हम देखेंगे कि पूर्णांकों के अंतर्गत क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं और प्राकृत संख्याएं भी आ जाती हैं। इन्हें हम इंटीजर से भी लिखते हैं, इंटीजर बोलते हैं अंग्रेजी में, और आई से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे कि हमने इसके बाद जो पढ़ा था वो परिमेय में देखेंगे तो परिमेय का घेरा और बड़ा होगा। उसमें देखेंगे कि ये प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ये पूर्णांक, ये सारे के सारे इसमें आ जा रहे हैं। किनमें? परिमेय संख्याओं में। और परिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसे R से दर्शाते हैं अंग्रेजी के। और ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बीच की भी संख्या जो पूर्णांकों के बीच में भी जो जगह होती है, अगर उनको शामिल कर लें रूट वगैरह को छोड़कर, तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हो जाती। तो जैसे हमने लिखा था 0, 1/2, 1, ऐसा करके अगर बढ़ता जाए, इधर भी ले लीजिए तो 1, 1/2, ये ऐसा करके बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं हमें परिमेय संख्याएं। अब हम यहाँ ध्यान से अगर देखें तो हम क्या पाते हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत क्या हो रहे हैं, पूर्णांक भी शामिल है, पूर्ण संख्याएं भी शामिल है और प्राकृत संख्याएं भी शामिल है। अगर पूर्णांकों को देखते हैं तो पूर्ण संख्याएं शामिल है, प्राकृत संख्याएं शामिल है। तो अगर मैं इनको होल सिनेरियो में देखने की कोशिश करूं थोड़ा विस्तृत रूप में, तो मैं क्या पाता हूं, मैं ये देख रहा हूं कि जो R है यानी कि परिमेय संख्याएं हैं, इनके अंतर्गत क्या आ जाएंगी, ये सबसे बड़ा है। किससे बड़ा है? ये बड़ा है किससे? पूर्णांक से। और पूर्णांक किससे बड़ा है? पूर्ण संख्या से। और पूर्ण संख्या किससे बड़ा है? प्राकृत संख्याओं से। तो ये हमारा क्रम भी होता है और हम इसे ध्यान भी रख सकते हैं। और कभी इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं किसके अंतर से छोटी होती हैं? पूर्ण संख्या से। इसको पलट के इधर से लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या किससे छोटी होती है? पूर्णांक से। और पूर्णांक किससे छोटा होता है? प्राकृत संख्याओं से। तो इनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं आगे आवश्यकता पड़ने पर, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें सीरीज याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, इनके थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं इनके परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो लीजिए, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब गुणधर्म क्या होते हैं ये भी जान रहे हैं। आप ही देख ही रहे हैं, गुण से समझ में आता है कि उसके अंदर क्या क्या योग्यता है। और धर्म का मतलब होता है पालन करना, नियमों का पालन करना। तो ये परिमेय संख्याएं किन किन नियमों का पालन करती हैं, किनके क्या क्या इनके गुणधर्म है, जरा इन पर चर्चा करते हैं।
तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास 4 संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? 4, मुख्यतः 2 ही होती हैं। अब इनमें से हमने संक्रियाएं मुख्यतः 2 ही होती हैं। कौन होती हैं? एक होती है धन, एक होती है ऋण। लेकिन इनसे काम नहीं चल रहा था, कई बार जोड़ की क्रिया को कई बार ज्यादा करना पड़ता था, तो इसे जो बार बार जोड़ की क्रिया से हमने को ये गुणा प्राप्त हुआ, और इसी तरह बार बार घटाने की प्रक्रिया से हमको भाग प्राप्त हुआ। लेकिन इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास ये 4 प्रकार की संक्रियाएं हो जाती हैं। अब जो गुणधर्म के अंतर्गत आता है, तो पहला गुणधर्म आता है, यानी पहला गुण आता है इनका, ये कहलाता है समृद्ध। समृद्ध, इसको हम क्लोजर भी बोलते हैं, CLOSER, अंग्रेजी में क्लोजर भी बोलते हैं। अब ये समृद्ध क्या होता है? समृद्ध से समझ में आ रहा है क्लोज। क्लोज मतलब उसके अंदर आना, नजदीक, क्लोजर उसके भीतर आ जानी चाहिए। कैसे? अब यदि मैं एक कोई परिमेय संख्या का एक उदाहरण लेता हूं, एक हम यहाँ पे वो बना लेते हैं, पहले एक लिस्ट 1 2 3, और ऐसे करके एक से बीच में भी संख्याएं हैं, तो हम इसी तरह इसको लिख लेते हैं, और इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3। देखने में पूर्णांक है, लेकिन ये परिमेय संख्या के बीच में भी होती हैं, और जो भी संख्याएं बीच में आएंगी इनका अपन हिसाब किताब करके देखेंगे यहाँ पर। तो अगर ये मैंने एक बना लिया, तो मैं क्लोजर किसको कहूंगा? अब क्लोजर के लिए कुछ संख्याएं ले लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लो A और B, ये 2 संख्याएं ले लेते हैं। अब ये क्लोजर क्या होता है? क्लोजर का मतलब होता है ये दोनों जो संख्याएं हैं, अगर मैं इन संक्रियाओं का पालन करूं, किनका? धन का, ऋण का, गुणे का और भाग का, तो ये संक्रियाएं जो है इन अंकों पर इसके अंदर अगर मिल जाती हैं, तो मैं कहूंगा ये इधर या इधर कहीं भी, दोनों दिशा में कहीं भी मिल जाती हैं, तो मैं कहूंगा कि ये परिमेय संख्याएं समृद्ध के नियम का पालन करती हैं, या परिमेय संख्याओं के क्या है, धन संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं। चल के देखते हैं। अब एक मैं उदाहरण लेता हूं, A बराबर मान लो ले लेता हूं मैं 1/2, और B बराबर एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिया। अब समृद्ध निकाल के देखते हैं पालन कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले धन का लेते हैं, तो ये ले लो। अब देखो ये 1/2 कहीं आएगा कि नहीं, पहले क्लियर कर लो, है कि नहीं है। तो 1 और 0 के बीच में 1/2 आता है, और 3 ये देखिए साफ साफ दिख ही रहा है। तो अब इनको हल करके देखते हैं कि इनको जोड़ने पर क्या कोई संख्या जो आएगी वो इधर इधर कहीं कहीं फंसेगी या नहीं। तो चल के देखते हैं। तो समृद्ध में किसमें? धन में लगा रहे, धन संख्या है। तो A धन B, इसका मतलब A की जगह यदि मैं 1/2 लिख रहा हूँ, B की जगह 3 लिख रहा हूँ, तो क्या प्राप्त हो रही है? चल के देखते हैं जी। ये लो बटे 1 हो गया, इसका लिया लघुत्तम, ये बना 2, तो 1 और 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, इसका मतलब हो गया 7/2। अगर मैं इसका भाग दूं तो कितना आ जा रहा है? 3.5 या 3 से आगे। तो ये कहाँ मिल जाएगी? ये 7/2 कहाँ प्राप्त होगा? 7/2 परिमेय संख्या है। तो देखिए आगे कहाँ मिल रहा है? 3 और यहाँ 4 के बीच में यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या धन संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध है। अब इसी तरह घटा पे देख लेते हैं। तो A ऋण B पे लगा के देख लेते हैं। A ऋण B पे कितना है? इधर है 1/2 और इधर है 3/1 कर लेते हैं। अब ये देखिए आगे, ये तो वैसे ही आएगा पूरा, इसमें केवल ये बदल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया, 5 ऋण 5/2। ऋण 5/2 को देखें, भाग देखेंगे तो ऋण 2.5 आ रहा है। देखिए कहां पर आ रहा है, ये इधर कहीं आएगा, यानी 2 और ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं ऋण के अंतर्गत समृद्ध है। अब गुणे में भी देख लेते हैं। तो गुणे में क्या हो जाएगा? A गुणे B। अब देखो जी, A में कितना है? 1/2, गुणे में है 3, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है, तो ऊपर आ गया 3, नीचे तो 3/2 मतलब 1.5। 1.5 कहाँ मिलेगा? 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। एक और बचा है अभी भाग, उसको भी देख लेते हैं। तो A भागे B, आगे देखते हैं। A माने 1/2
भाग का मतलब हो गया ये भाग 3। आगे हल करते हैं, इसको 3/1 लिख लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा 1/2, ये उल्टा कर देते हैं तो 1/3, इसका मतलब हो गया 1/6। 1/6 कहाँ आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में अगर मैं 6 टुकड़े करूं तो उसमें से जो पहला टुकड़ा हो जाएगा वो यहाँ कहीं ये इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये तो ठीक है। अब एक चीज और ले लेते हैं कि मान लो यहाँ तक तो ठीक था। अब बाई द वे यहाँ पर कुछ और आ जाए, बाई द वे जैसे यहाँ पर 0 आ जाए, तब क्या होगा, कोई एक संख्या लेके, तो भाग की संख्या में हमें देखना है। तो कैसे लिखेंगे, a भागे b, तो a की जगह है 1/2 और भाग में 0, ठीक है। अब इसको हल करो, तो 1/2 भाग में 0 का अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसको जब ऐसा कर ले तो जब गुणा चला जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है हल करते समय। तो इसका मतलब 1 में 1 का गुणा हो गया 1 और 2 में 0 का गुणा हुआ 0 और 1/0 ये परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, तो इसका जो हिसाब किताब करना जरा मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये यहाँ पर ये फेल हो रही है, यानी परिमेय संख्याएं भाग संक्रियाओं के अंदर कुछ में तो ठीक हो रहा है लेकिन इसके अंतर्गत फेल हो जाती हैं। और गणित में उसी चीज की मान्यता देते हैं जो हर जगह जिसका मान्य मतलब उसका मान पूरा हर जगह फिट हो जाए, लेकिन ये यहाँ पर फेल हो रही है। ये फेल हो रही है तो ये क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये इसके परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, दूसरा ले लेते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है, दूसरा गुणधर्म आता है जिसे हम बोलते हैं वितरण नियम, क्रम विनिमय बोलते हैं, क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता लिखा रहता है, क्रम विनिमयता, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव। अब क्रम विनिमयता क्या है, वही हमने माना था, जैसे मान लो a और b ये दो संख्याएं हैं। क्रम विनिमय का मतलब जैसे कि एक बच्चे को उठा के यहाँ बैठा दिया और दूसरे को बैठा के यहाँ दिया, पढ़ाने में क्या क्या अंतर आएगा, जितना ये भी सुन रहे हैं इधर बैठ के सुन लेंगे और इधर वाले जो यहाँ बैठ जाएंगे तो उतना ही सुनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, करके देखते हैं जरा यहाँ पर। अब मान लें यहाँ पर a की जगह कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए 2 ही ले लिया, और इधर कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए b की जगह ले लेते हैं -3। अब देखें जी क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अंतर्गत धन में देखते हैं, तो धन का मतलब क्या हुआ, a धन b। तो क्रम विनिमय क्या कर रहा है, इसको उठा के इधर कर दो, इसको बैठा के इधर कर दो, तो क्या कोई अंतर पड़ता है, देखते हैं। तो b धन a हमने कर लिया धन के अंतर्गत। अब देखो जी a की जगह लिखना है 2, तो ये रख दिया 2, धन b की जगह लिखना है -3। दो संक्रियाएं एक साथ नहीं आती हैं, इसलिए यहाँ पर कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे b की जगह -3 है, इसके पहले कुछ नहीं तो हम इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, और धन 2। अब देखो जी इसको खोलो, तो ये बन गया 2 धन में 1 का ऋण का गुणा ऋण, और ये बन गया -3 धन 2। अब देखो 3 में से ये -3 में से 2 घटेगा तो ऋण 1 आएगा, और इधर भी -3 में से 2 घटेगा ऋण 1 आएगा। ये देखिए कोई अंतर पड़ा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं धन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब इसी को घटा में भी देख लो, यहीं पर संख्या हम यही रखते हैं, चलो बदलते नहीं हैं, और ऋण के अंतर्गत भी देख लेते हैं। तो a धन b की जगह हम लगा दें यहाँ पर a ऋण b, और यहाँ पर उसको b ऋण a कर दें, ये हो गया घटा के अंतर्गत। अब आगे देखिए a की जगह कितना था 2 लिख दो, और b की जगह कितना है 3, तो ये ऋण तो ये वाला है, इसका ऋण ये है, इधर लीजिए b के अंतर्गत b की जगह है ऋण 3 है, और a की जगह कितना है 2 है, ये ले लीजिए। अब क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए, ये है 2,
ऋण में ऋण का गुणा हो जाता है तो धन बन जाता है। तो ये बन गया 3। इधर देखिए ऋण 3 और ऋण 2, ये क्या एक ही दिशा में चल गया, ये बन गया ऋण 5। तो 3 2 इधर बन गया 5 और ये बन गया ऋण 5। ये देखो किधर जा रहा है, ये तो एक तो इधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका पालन नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं ऋण के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है, अर्थात क्रम विनिमय नहीं है। अब जरा गुणे का भी देख लेते हैं। तो गुणे का यहां पर देख लेते हैं, यहां पर भाग का देख लेते हैं। अब यहां गुणा कर देते हैं। ये लो जी, गुणे के नियम में भी देख लो। तो गुणे में क्या है, एक ही जगह लगाया 2, ये गुणा, और इधर लगाया ऋण 3। ये देखो, अब इधर देखें, ये बी की जगह लगाया है ऋण 3 और गुणे में एक ही जगह लगाया 2। ठीक है जी, गुणा करो। अब इसका गुणा हो सकता है आसानी से। 3 दूना 6, ये ऋण के, और 3 दूना 6, ये भी ऋण के। देखो दोनों तरफ बराबर है, हाँ जी बराबर तो है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणांक संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अब इधर भी देख लो भाग में, तो यहाँ ये भाग कर देते हैं हम। अब यहाँ देखिए एक ही जगह है 2 और भागे यहाँ पर है ऋण 3, अर्थात कितना बन गया ये। अच्छा इधर भी लिख लो पहले, बी की जगह कितना है ऋण 3 और भागे अर्थात ये भाग, और इधर है 2। देखो ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया 2 बटे ऋण 3, और इधर बराबर कह रहा है ये ऋण 3 ऊपर है और बटे 2। देखो दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों अंत एक जैसे हैं, नहीं है, ये अलग अलग टाइप का दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्याएं भाग संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। क्लियर हुई। अब तीसरा ले लेते हैं हम, ये चारों हो गया। अब ले लेते हैं अगला। तो अगला आता है हमारा साहचर्य। क्या आता है, साहचर्य। साहचर्य को हम बोलते हैं साहचर्य, साहचर्यता भी लिखा जाता है। तो हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, ASSOCIA, एसोसिएटिव भी बोलते हैं। अब इसमें एसोसिएटिव किसका, एसोसिएशन का मतलब होता है साथ साथ, संगठन की तरह। तो संगठन कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। तो अब की बार हम ले लेते हैं A, B और C, 3 चीजें ले लेते हैं। अब देखते हैं ये पालन कर रहे हैं या नहीं। तो अब एक ही जगह मान ले लेते हैं। अब A का मान ले लो, कुछ मान लो, A का मान ले लिया, मान लो जो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। 1/2 ले लो, भिन्न की तरह दिखना भी चाहिए, परिमेय संख्या की तरह दिखे भी। और B की जगह ले लेते हैं मान लीजिए 2/3, और C की जगह ले लेते हैं मान लीजिए 3/4 ले लेते हैं। चलिए अब लगाते हैं जी ये एसोसिएटिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले धन के संख्या। अब होता कैसे है, ये कह रहा है कि यदि मैं ये 3 संक्रियाएं लिया है धन के अंतर्गत, पहले देखते हैं। तो ये A है, ये है B है, ये C है, इसके पक्षी दूसरी तरफ भी बैठाओ, A है, ये B है, वो C है। सबसे पहले मैंने क्या देखना है, पहले धन का लगाते हैं। तो जी इन पे धन लगा दिए, धन संक्रिया के अंतर्गत देखते हैं, यहाँ भी धन लगा दिया। अब बोल रहा है कि एसोसिएटिव साथ बनाओ। तो एक बार इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, एक तरफ इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, और साथ में लेने पे क्या इनके परिणाम में कोई अंतर आता है करके देखते हैं। अगर परिणामों में अंतर आता है तो ये नियम का पालन धन संक्रिया के अंतर्गत नहीं करेगी, और अगर परिणामों में अंतर नहीं आता है तो परिमेय संख्याएं धन संक्रिया के अंतर साहचर्यता के नियम का पालन करेंगे। करके देखते हैं कि ये परिणाम लिखा है हमारे पास कितना है। A की जगह 1/2, तो ये हमने लिखा 1/2। धन B की जगह लिया 2/3, तो ये 2/3 लिया। और यहाँ पर है धन कितना है 3/4, तो ये ले लिया 3/4। इधर भी देख लेते हैं, पहले एक इधर अच्छा लिखिए। तो 1/2 धन 2/3 और धन के हैं 3/4। अब आगे चलो, तो 1/2 तो अलग है, अभी अलग ही रखो। इन दोनों का लघुत्तम लेता हूं तो कितना आ जाता है, 4 3 12।
तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, 3 तिरका 9। इधर देख लेते हैं, तो इन दोनों का आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 धन 3/4। अब आगे देखो जी, इसको देखो, तो ये बन गया 1/2 धन 9 8 17/12। इधर कितना बन गया 4 3 7/6 और इधर आ गया 3/4। तो आगे देखते हैं, 12 2 का लघुत्तम आएगा 12 ही आएगा, तो 2 छक्के 12 6 और 12 एकम 12 1 यानी 17। इधर देखें, और 6 और 4 का लघुत्तम आ गया, ये इसका भी 12 ही आएगा, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 4 तिहाई 12 3 तिरका 9। अब देखो जी, 7 6 13 अर्थात बन गया 23/12। इधर देखो जी, 9 4 13 अर्थात 23/12। देखो पूरा हो रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्याएं धन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अब इसी में घटा के देख लेते हैं। तो ऋण के अंतर्गत तो करना कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे ऋण लगा दो, अभी समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऋण लगा देना है और क्या परिणाम आता है जरा देख लेते हैं। यहाँ तक तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, सारा हिसाब किताब इसमें होगा, तो यहाँ तक हम चिन्ह बदल देते हैं और परिणाम में कोई तो अंतर आ नहीं रहा। चलो देखते हैं, यहाँ पर बढ़ गया ऋण के अंतर्गत, ये भी ऋण आ गया, ये भी ऋण आ गया, यहाँ ऋण लगा दिया, ये ऋण लगा दिया, ये ऋण लगा दिया, यहाँ ऋण, यहाँ ऋण, यहाँ 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 भी और यहाँ भी। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पर ऋण आ जाएगा, बाकी परिणाम में कोई अंतर नहीं, कैलकुलेशन सेम रहती है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बदल जाएगा परिणाम, ये बदल जाएगा, तो क्या पूरा हो रहा है या नहीं, जरा ध्यान से देखते हैं। तो 17 में से 6 गया तो ये बन जाएगा -11 और इधर बन रहा है 12। इधर देखो जी, 14 में से 9 गया तो 9 5 14 5/12। क्या ये दोनों बराबर हैं? देखो, इधर ये माइनस की तरफ जा रहा है, ये धन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋण या ऋणिक संक्रिया के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, ये नियम का पालन नहीं कर रही है। अब जरा गुणे में भी करके देख लेते हैं। अब ये लो जी, हम परिणाम नहीं, ये अंक नहीं बदल रहे हैं, सेम इसी पर काम करके देखते हैं। तो जी गुणा में क्या होता है, तरीका वही है, साथ ही ढूंढे कहा A B C, और इधर कितने हैं A B C, वही है। अब मैंने क्या बोला कि गुणा लगा दो, तो ये भी गुणा लग गया, साथ ही एक बार इसको बना लो, एक बार इसको बना लो, एसोसिएट हो गया। अब जी मान रख दो, मान रख दिया तो ये हो गया 1/2 गुणे b की जगह कितना है 2/3 और इधर है 3/4। इधर देखो, इधर है 1/2, इधर है 2/3 और इधर है 3/4। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो गुणे में क्या होता है, ब्रैकेट के भीतर को पहले सॉल्व करते हैं, बाद में बाहर वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका चिन्ह लगा लेते हैं, ये करता है सूचित करता है, मतलब इसके बाद यही लाइन आ रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1/2। अब हल करने का क्या तरीका है, इजी कर लो, आसान जितना बनता है। तो देखो जी, ये 3 से 3 जा रहा है, जबरदस्ती कहा को आगे ले जाओ। ये बचा है 2/4, तो ये 1 और 2 दूनी 4, तो ये बन गया 1/2, इधर आ गया। इधर देख लो, ये 2 से 2 जा रहा है, क्यों जबरदस्ती हो रहा है, तो ये बन गया 1/3 और इधर बन गया 3/4। ठीक, इधर से देखें ये भी 4 तो रहा, साफ हो रहा है, तो ऊपर किधर किधर बचा 1/2 अर्थात 1/4 और इधर 1/4 बचा ही है। अब देखिए ध्यान से, 1/4 बराबर 1/4 बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्रम विनिमय नियम, परिमेय संख्याएं गुणन संक्रिया के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन करती हैं। ठीक है,
अब जरा भाग में भी देख लो। भाग में देखने के लिए हम एक बार फिर से यहाँ से लेते हैं, ये चिन्ह बदल दो, बाकी तो सब सेम है। जरा बदल के देखते हैं। ये हो गया भाग, ये भी भाग और ये भी भाग, यहाँ भी है भाग। अब इसका वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं तो एक ही जगह हो गया 1/2 भाग का चिन्ह, बी की जगह कितना है 2/3 भाग का चिन्ह 3/4। इधर देखिए 1/2 अर्थात ये हो गया 1/2 भाग का चिन्ह 2/3, ये भी ठीक है। इधर देखिए अभी भाग का चिन्ह है, लगाओ, और ये आ गया 3/4। अब आगे देखिए, पहले भीतर वाले को हल करते हैं जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने किया। तो आगे चलते हैं, ये हो गया 1/2 और भाग का चिन्ह अभी लगा के रखिए। अंदर को हल करिए तो ये बन गया 2/3, भाग को हम बदल देते हैं गुणे में तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। ठीक, इधर देखिए इसको बदलिए, ये 1/2, ये गुणे में गया तो 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, और ये बन गया 3/4। अब आगे देखिए, अंदर अंदर को हल करते हैं। पहले 1/2 भागे, अब तो कुछ कट नहीं रहा तो 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9। इधर देखिए, इधर भी वैसे ही हाल है, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 भागे 3/4। अब आगे चलिए, इसको लीजिए हल करिए तो 1/2 भाग को फिर उसी तरह जैसे इसमें बदला था वैसे इसको बदल देते हैं। तो ये बन गया 9 और ये बन गया 8। इधर देखिए 3/4, ये बन गया गुणे का चिन्ह, ये ऊपर चला गया 4, नीचे आ गया 3, ये से ये चला गया, ये से चला गया, अर्थात इधर 1 बचा। इधर क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो 9 एकम 9, 8 दूनी 16 और इधर क्या दिखा रहा है 1। क्या बराबर दिख रहा है? ये तो दोनों में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाग के अंतर्गत ये फेल हो गया। फेल हो गया तो हम क्या कहेंगे इसको कि परिमेय संख्याएं भाग संक्रिया के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। अब आ जाते हैं अगला चौथा नंबर ले लेते हैं, ये क्लियर कर देते हैं। अब आ जाता है चौथा नंबर हमारा है तत्समक। तत्समक, तत्समक को क्या बोलते हैं? तत्समक, इसको आइडेंटिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, आईडीटी, आइडेंटिटी। अब तत्समक क्या होता है? तत्समक वो होता है, शब्द से पता है जैसा है वैसा ही। अब जैसा ही वैसा ही कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि अगर मैं मान लो कोई संख्या ले रहा हूं, बाय द वे इनमें से मान लो सीधे सीधे 5 ले लेते हैं। अब ये संक्रिया लगा के देखते हैं कि 5 में मैं क्या ऐसा धन संक्रिया के अंतर्गत लगाऊं कि ये इसका पालन करे। तो जैसे मैंने 5 में अगर 0 जोड़ा तो कितना बनेगा? 5 ही बनेगा। ठीक है, और अब अगर ये इस तरह काम कर रहा है तो इधर भी तो काम कर सकता है ना, ये 0 में 5 भी जोड़ सकते हैं। तो ये पालन अगर करता रहेगा तो ये तत्समक कहलाएगा। जो 5 में 0 जोड़ा, ये 0 में 5 जोड़ा तो 5 ही बनेगा, कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन 5 में 0 घटाओ या 0 में 5 घटाओ तो क्या आ रहा है? 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बनेगा, लेकिन 0 में 5 घटाएंगे तो क्या ऋण 5 बन रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। अब यहां पर देखें, 5 में 0 का गुणा करें या 0 में 5 का गुणा करें तो ये तो वही तत्सम बचा ही नहीं, ये तो बचा ही नहीं रहा। ये हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 में यदि 0 का भाग देते हैं तो ये तो अब परिभाषित ही नहीं रहा। 0 में 5 का भाग देते हैं, ये तो 0 हो रहा है, ये तो परिभाषित ही नहीं है। इसका मतलब ये 3 के तीनों यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि तत्समक क्या बना? 0। तत्समक क्या बना हमारा? 0। अब तत्समक में भी क्या होता है कि
दो प्रकार के, हम एक तो ये तो हो गया जोड़ के, तो जोड़ का पालन हो गया, तो जब इस तरह पालन होगा तो हम इसको बोल देते हैं योज्य तत्समक। ठीक। अब एक और आता है कि बाई भी कुछ और आ जाए। अब इसी में जैसे मान लीजिए तो शून्य को जोड़ने से वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम कह देते हैं योज्य तत्समक। अब जरा एक और देख लेते हैं कि और कुछ आगे प्राप्त हो रहा है। तो अब जैसे पुनः 5 ही लेते हैं। अब 5 को मैं ऐसा क्या करूं कि ये 5 भी बना रहे। तो 5 में यदि मैं 1 का गुणा करता हूं तो ये 5 प्राप्त हो रहा है, या 1 में मैं 5 का गुणा करता हूं तो भी ये 5 प्राप्त हो रहा है, तत्समक हो रहा है। तो चूंकि मैं गुणा करके किसका गुणा किया है, 1 का गुणा किया है, तो जब 1 का गुणा करके वो चीज प्राप्त हो रही है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं गुणन तत्समक। यानी कि गुणन तत्समक क्या होगा, 1, यानी किसी भी संख्या के अगर 1 का गुणा करूं तो वो संख्या प्राप्त की जा सकती है, इसलिए मैं इसको हम बोलेंगे कि गुणन तत्समक है। तो हमें दो चीजें पता चल गई कि एक योज्य तत्समक क्या होगा, तत्समक में दो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक योज्य तत्समक यानी कि मैं किसी संख्या में जोड़ूं शून्य को तो वही संख्या प्राप्त होगी, इसे हम बोल देंगे योज्य तत्समक। और किसी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तत्सम माने सेम, जैसा है वैसा ही, तो उसे हम गुणन तत्समक या गुणात्मक तत्समक कहेंगे। ये दो चीजें हो गई। ये बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। एक अगली इसका गुणधर्म होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम को बोलते हैं इनवर्स। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे अभी देखिए योज्य प्रतिलोम में हमने क्या क्या दिया था, शून्य जोड़कर वही प्राप्त किया था। अब यहाँ प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि अगर जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 5 को ही लेते हैं उदाहरण, और इधर भी 5 को ही लेते हैं, तो 5 को मैं ऐसा क्या करूं, क्या जोड़ूं कि ये प्रतिलोम में ये शून्य बन जाए। तो मैं क्या क्या जोड़ दूं, ऋण 5, ये क्या बन जाएगा, शून्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उल्टा भी ले लेते हैं, ऋण 5 में यदि मैं धन 5 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा, शून्य। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या है उसी संख्या का यदि मैं ऋणात्मक बना दूं, यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक बना दूं, और ऋणात्मक है तो मैं उसको धनात्मक बना दूं, और दोनों को जोड़ दूं या घटा दूं तो शून्य प्राप्त हो जाए, तो ऐसी संख्या को बोलेंगे हम योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। अब इधर देख लीजिए। अब वहां पर हमने क्या है, गुणन प्रतिलोम देखा था। गुणन प्रतिलोम में क्या किया था कि 1 का गुणा करके हम प्राप्त कर रहे थे, तो यहां भी क्या करना है, यहां भी अब हमको 1 प्राप्त करना है। अब 5 में क्या गुणा कर रहे हैं कि वो 1 प्राप्त हो जाए, जाहिर इसको उल्टा कर दो, ये से 1 कट जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऋण 5 लिखा हुआ है या ऋण 2/3 लिखा हुआ है, अब इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, जैसा है वही संख्या, तो उसको उलट के लिख लो, तो ये हो जाएगा ऋण 3/2। अगर मैं इनको काट दूं तो क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा कर, सॉरी 3 से 3 कट जाएगा, नीचे से नीचे का, और ऊपर से ऊपर कट जाता है, ऐसे ऐसे कट जाता है नहीं, तो बन जाता है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या है उस संख्या को उल्टा कर देना है, समझ गए ना, अंश को हर में या हर का अंश में, लेकिन चिन्ह नहीं बदलना, और उन सबका आपस में गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें 1 प्राप्त होगी। इस प्रकार जो संख्या हम निकालेंगे उसी को हम बोलेंगे गुणन प्रतिलोम। क्या बोलेंगे, गुणन प्रतिलोम। ये हमारे 4 हो गए। अब 5वां आता है एक, कितने हो गए, 4, 5। अब एक और ले लेते हैं हम, वितरण नियम ही ले लेते हैं। वितरण को हम बोलते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये क्या होता है जी? ये भी जैसे हमने वहां पर अभी साहचर्य नियम पढ़ा था, उसमें 3 हमने संख्याएं ली थी, ए, बी और सी। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पर इसमें क्या अंतर पड़ता है क्या नहीं पड़ता जरा ध्यान देखते हैं। तो अगर एक बार हम ले लेते हैं ए गुणे के साथ में आती है, तो ए के साथ अगर हमें बी और एक बार धनात्मक ले लेते हैं तो क्या होता है, इसमें ये वितरण हो जाता है ए के साथ बी का और धन ए के साथ सी का। ये कहलाता है वितरण नियम। और अगर इसी को मैं ऋण के साथ लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ए के साथ बी और घटा के ए के साथ सी। ये नियम कहलाता है हमारा वितरण का नियम। अब जरा एक उदाहरण लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कि ए की जगह हम ले लें 2 और बी की जगह ले लेते हैं 3 और सी की जगह ले लेते हैं 4। तो क्या फर्क पड़ता है, जरा ये साधारण से करके देख लेते हैं। तो जरा पहले वाले को लेते हैं तो क्या आता है, ए की जगह देख लेते हैं पालन हो रहा है या नहीं। तो देख लेते हैं, ए की जगह लिया 2 और गुणे का चिन्ह यानी ब्रैकेट में, बी की जगह लिया 3 और सी की जगह लिया 4। अब ये वितरण नियम के आधार पे लगा दो। तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसका ए के साथ गुणा यानी 2 के साथ 3 का गुणा और धन 2 के साथ 4 का गुणा। तो ये इधर का भी हल करना है और इधर का भी देख लेते हैं पालन हो रहा है नहीं। तो जी ये गया 2 और 3 और 4 हो गया है यहाँ पर 7 और इधर 3 दूनी 6 और धन 4 दूनी 8। इधर देखिए 7 में 2 का गुणा हो गया 14 और 8 6 14। इसका मतलब हो गया ये वितरण नियम पालन हो रहा है। जरा इसको भी देख लेते हैं। तो हम संख्या नहीं बदल रहे हैं, बस चिन्ह बदल के देख लेते हैं, काम चल जाएगा। ये लो ये बदल दो, यहाँ परिणाम बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण का चिन्ह, यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह, ये वाला। ठीक है। अब देखो जी, ये 2 आ गया, 4 में से 3 गया तो ये बन गया ऋण 1 और इधर लिखेंगे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये ऋण के आ गए। अब देखिए 2 में 1 का गुणा हुआ ऋण 1 का तो ये बन गया ऋण 2 और 8 में 6 घटेंगे तो ये भी ऋण है, तो ये ऋण 2, ये ऋण 2 और ऋण 2 दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि वितरण नियम ऋणात्मक में भी पालन करता है। इस तरह हम देखते हैं कि ये हमारे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म खत्म होते हैं और आगे फिर दूसरी सब्जेक्ट को लेते हैं। थैंक यू।